अगर सूरत ईस्ट की बात करें, निर्णय जैसा अभी बता रहे हैं देवेंद्र भाई कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है, सूरत ईस्ट की बात करें, मुस्लिम बाहुल्य है ये सीट, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस सीट को जीत लेती है और इस बार भी बीजेपी का फोकस है सूरत ईस्ट पर कि ये सीट 2017 में अगर उन्होंने जीती थी तो इस बार भी वो जीते। तो क्या यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी वाला फैक्टर है, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है, वोटों का बिखराव देखने को मिलेगा? देखिए, सूरत ईस्ट में इस बार एक बड़ी पिक्यूलियर घटना हुई है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिया। जैसा अभी दिलीप भाई भी बता रहे थे कि अगर वो कैंडिडेट खड़ा रहता तो जो राणा वोटर्स हैं, जो ओरिजिनल सूरत के वोटर्स हैं, क्योंकि सूरत ईस्ट की सीट जो है ना वो ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो सूरत के शहर के बिल्कुल मध्य में है। वो इलाका जो ओरिजिनल सूरत का इलाका है, प्राचीन सूरत का, और ये सारे जो रेसिडेंट्स हैं ये राणा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वो अगर उसके फेवर में चले जाते, जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एटलीस्ट 1995 के बाद से बीजेपी को लगातार सपोर्ट करते रहे, तो इस बार अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट सूरत में खड़े होता तो शायद कांग्रेस को एज मिल जाता। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मुस्लिम वोटर्स की जहां तक बात है, सूरत ईस्ट की सीट पर करीब 2,60,000 के वोटर्स वाली सीट में 60,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, और वो हमने अक्सर देखा है कि वो सीधे सीधे वोट करते हैं कांग्रेस के फेवर में। और क्योंकि ये अर्बन सीट है, कंप्लीट अर्बन सीट है, इसलिए बाकी सारे लोग जो है वो यूनाइट हो जाते हैं उनके अगेंस्ट में, और बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहा है। खास तौर पे हमने देखा राम मंदिर आंदोलन के बाद से लगातार बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहा है। और इसीलिए अगर यहाँ पे इस बार ट्राई पार्टी कॉन्टेस्ट होता है, अगर त्रिकोणीय लड़ाई होती, तो इस बार हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के वोट काट लेता। लेकिन यहाँ इस बार ऐसा दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बाहर होने से, लड़ाई से, अब ये फिर से सीधी लड़ाई हो गई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो उसका सीधा फायदा सूरत ईस्ट में बीजेपी को ही होगा। बात अब अगर अब्डासा की करें दिलीप जी, तो अब्डासा में कांग्रेस ने 2017 में ये सीट जीती थी, लेकिन जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि ये सीट ऐसी है जो स्विंग सीट रहती है, बीजेपी भी जीत लेती है, कांग्रेस भी जीत लेती है, लेकिन यहाँ पर भी मुस्लिम फैक्टर वर्क करता है, मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। इस बार का चुनाव अब्डासा में कैसा नजर आता है? जो कैंडिडेट्स उतारे हैं पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, उनको देखकर क्या लगता है चुनाव किस तरफ जा रहा है? अब्डासा का भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। जो बात हमने सूरत ईस्ट के लिए की, वही बात हमें अब्डासा में भी करनी पड़ी। वो नामांकन से पहले उनको वापस उनका नामांकन ले लिया गया और वो बैठ गया। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे बैठ गया अब्डासा में, खेतानी करके एक जो कैंडिडेट है, और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट भी कर दिया। सूरत पूर्व में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हालांकि। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। और शक्ति सिंह गोहिल बड़े नेता है कांग्रेस ने, एक बार वो वहां गए थे लड़ने के लिए, एक बार जीते भी थे, फिर उन्होंने अपनी सीट चेंज कर दी, तो फिर वो हार भी गए। हमेशा अब्डासा में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है, एमआईएम की जब हम बात करते हैं तो बार बार उसको पूछा जाता है आप क्यों इस तरह से काम करते हो बीजेपी की, आप हेल्प हो जाए। वो कह रहे कि हम ऐसा नहीं कर रहे, देखो हमने अब्डासा में किसी को हमने कैंडिडेट नहीं दिए, हमने वागरा में कैंडिडेट नहीं दिए, हम ऐसा नहीं कर रहे। तो वो अभी इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि वहां एमआईएम ने नहीं दिया। कच्छ में 2 जगह एमआईएम के कैंडिडेट जरूर है, लेकिन अब्डासा में उन्होंने नहीं दिया। और अब्डासा में लास्ट मोमेंट पे आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी बैठ गया और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट भी कर दिया है, इसलिए भी इंटरेस्टिंग फाइट होगी। और जैसा सूरत पूर्व में हुआ, ऐसा ही यहाँ बीजेपी को अभी इसकी वजह से एआईएमआईएम ने जो कैंडिडेट उतारे हैं निर्णय, वो भी बड़े इंटरेस्टिंगली उतारे गए हैं। जो ऐसी सीट जहां पर वो वोट काट सकते थे, जहां पर फायदा हो सकता था एआईएमआईएम को, उन सीटों पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे। सिर्फ 13 सीटें उन्होंने चुनी है। देखिए, एआईएमआईएम के बारे में पहले ये सुना जा रहा था कि गुजरात में कम से कम 40 से 45 जगह पे वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम खुद भी सरप्राइज हैं कि सिर्फ 13 जगहों पे ही उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और अब जब उनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हम विनेबिलिटी के आधार पर लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब्डासा एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। एआईएमआईएम अगर वहां पे अपना कैंडिडेट उतारती, क्योंकि मैंने देखा ओवैसी खुद वहां 3 बार प्रचार के लिए गए चुनाव से पहले, लेकिन जब कैंडिडेट उतारने की बात आई, जब कैंडिडेट खड़ा करने की बात आई, तो एआईएमआईएम की लोकल यूनिट ने मना कर दिया। और इस वजह से अब्डासा की फाइट जो है वो इंटरेस्टिंग हो गई। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वैसे ही कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, और एमआईएम ने इस बार अपना कैंडिडेट वहां उतारा ही नहीं है। पता ये चला कि लोकल यूनिट ये चाहती थी कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के क्लैश में ना आए। जो कैंडिडेट खड़ा किया है मोहम्मद जाट, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है वहाँ सोसाइटी में। और वैसे भी आपको बता दूं कि अगर आप आंकड़ों के आधार पर भी देखेंगे
तो 82,000 से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं और राजपूत वोटर जो कि बीजेपी का कैंडिडेट जिस कम्युनिटी से आता है वो राजपूत वोटर से दरबार वोटर है वो, तो उसके करीब 36,000 से ज्यादा वोटर हैं और पाटीदार वोटर भी हैं करीब 37,000। तो अक्सर होता ये है कि अगर कांग्रेस किसी जाडेजा को खड़ा कर देती है वहां पे, जैसे कि प्रद्युम्न जाडेजा खड़े हुए थे पिछली बार, तो उनको मुसलमानों का सपोर्ट हमेशा मिल जाता था और वो सीट कांग्रेस जीत जाती थी। इस बार क्या हो रहा है कि मुस्लिम वोटर जो हैं वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं, जाडेजा बीजेपी से खड़े हुए हैं और पाटीदार जो हैं वहां के वो भी डिवाइड हो रहे हैं। इसलिए फाइट जो है वो बहुत ही स्ट्रेट हो गई है इन दोनों के बीच में और मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच में काफी जबरदस्त कांटे की टक्कर हो रही है। इस बार बीजेपी को जो लग रहा था इनिशियली कि वो ये सीट जीत लेगी, लास्ट टाइम हार गई थी बीजेपी, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरफ ये सीट जो है ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हम हॉट सीट की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले देवेंद्र, अगर हम AIMIM की बात करें तो ये कैसा फैक्टर नजर आता है? 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता AIMIM के किसी भी बयान को लेकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसे फैक्टर ही नहीं मानते हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन वो काम तो कर रही है और जैसे कि निर्णय बताने की कई सीटों पर बीजेपी का भी खेल बिगड़ रहा है उनके कैंडिडेट ना उतारने से। और प्राची, इसमें दो चीजें। पहली बात तो यह कि बीजेपी की जो रणनीति दिखती है उसमें ओवैसी के बयान का वो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि ओवैसी ऐसी बात कहें जिससे उनको फायदा हो या ना हो, बीजेपी को फायदा हो जाए, ऐसी भड़काऊ बात वो कहें। दूसरी चीज, ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ओवैसी के बारे में ये जो बार बार कहा जाता है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो चाहे या ना चाहे उनके कदम से बीजेपी को फायदा होता है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या अपनी कम्युनिटी में वो, उनकी अपनी जो कम्युनिटी है वहां तो वो डिस्क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। बहुत ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि इसके चलते लोकल यूनिट के दबाव में वो इस प्रकार से आ रहे हैं, अन्यथा ओवैसी दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं होते हैं। लेकिन अगर लोकल यूनिट मना कर रही है तो जाहिर तौर पे उनको ये मैसेज मिल रहा होगा कि अगर इसके बावजूद आप कैंडिडेट देने की कोशिश करते हैं तो सीधे मैसेज आ गया कि बीजेपी को आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस दिन ये ठप्पा उनके ऊपर लग गया उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।